हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वेलकम करता हूं, आप सभी का खैर मकदम करता हूं। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको पूरा पाठ्यक्रम लगभग करवाया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी जो रीट, स्पेशली रीट को लेकर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं कक्षा 6, 7, 8 उनकी स्टडी हम कर रहे हैं। और अभी की जो वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है वो कक्षा 7 जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है उसकी वीडियो सीरीज हम पढ़ रहे हैं। और कक्षा 7 का ये भाग नंबर 3 है दोस्तों, तीसरा पार्ट है। पहले भाग में हमने 1 से लेकर 6 नंबर सबक तक पहला भाग पढ़ा था, और इसमें जो दूसरा भाग था दोस्तों वो आपके 6 से लेकर 13 नंबर तक था। और आज इंशाल्लाह कोशिश करते हैं हम बाकी जो बचे हुए पाठ हैं उन सबको शुरू करने मतलब समाप्त करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, इसके साथ में जो स्पेशली रीड को लेकर जो ग्रामेटिकल पोर्शन के प्रश्न तैयार होते हैं उसका बेस भी आपके लिए मजबूत बनाना है। तो आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1-2 आप वीडियो लेक्चर सीरीज़ देखिए, किस तरीके से ग्रामेटिकल पोर्शन से प्रश्न पुटअप होते हैं और किस तरह मैंने उसको तैयार करवाया है। तो आपका बेस भी बनेगा इससे, और आपके जो रीट का एग्ज़ाम में उर्दू जो सब्जेक्ट है उसमें आप बहुत आगे निकल जाओगे उससे, है ना। तो दोस्तों बिना देर के शुरू करते हैं। आज हमारे सबक नंबर है सोने का चूहा। एक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, बिल्कुल आसान ज़बान में है, और इसको समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज के सबक का नाम है सोने का चूहा। ये एक ऐसा वाक़या है जिसके अंदर एक बेवा थी, बेचारी किसी सौदागर की वाइफ थी, और सौदागर का इंतकाल हो गया था। तो उसके पास जितनी भी मतलब रकम वगैरह थी उसके रिश्तेदारों ने उससे बेवा से सब कुछ छीन लिया। उसके बारे में ये कहानी है, तो पढ़ते हैं। बड़ी मज़ेदार कहानी है और एक सीख लेने के लिए भी ये कहानी हमारे लिए है ज़िंदगी में। एक बार अचानक एक मालदार सौदागर की मौत हो गई और उसके लालची रिश्तेदारों ने उसकी बेवा से सब कुछ छीन लिया। इस बात से वो डर गई और अपने बेटे सोमदत्त को लेकर वहाँ से कहीं दूर चली गई। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। अपनी थोड़ी सी आमदनी में उसने सोमदत्त को तालीम दिलाई। जब वो 16 साल का हो गया तो उसकी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम एक ताजिर की औलाद हो। ताजिर यानी तिजारत करने वाला। तुम्हें अपने बाप की तरह कोई कारोबार करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारे पास सरमाया नहीं है। सरमाया का मतलब एक तरह से पूंजी या दौलत, यानी कि इन्वेस्ट करने के लिए पहले किसी भी बिज़नेस को या तिजारत मतलब करने के लिए हमारे पास सरमाया नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, रकम नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों, ये जो बुढ़िया है बेचारी बेवा आपको दिखाई दे रही है, और ये इसका बेटा है। ये अपने रिश्तेदारों से जिसने इसके रिश्तेदारों ने इससे जितनी भी रकम थी वो छीन ली थी, और फिर उनसे परेशान होकर वो कहीं दूर चली गई। लेकिन फिर भी इसने अपने बेटे सोमदत्त को तालीम भी दिलाई, और साथ में ये कहा कि बेटा, आपके जो वालिद थे वो एक ताजिर थे और आपको भी एक तिजारत का जो कारोबार है वो करना है, ठीक है। इस शहर में एक अमीर ताजिर रहता है। वो होनहार नौजवानों को कारोबार के लिए रकम उधार देता है। तुम उसके पास जाओ और मदद मांगो। उसकी माँ कहती है कि इसी शहर में एक आपके मतलब एक अमीर ताजिर रहता है, तिजारत करने वाला रहता है, और वो होनहार यानी कि होशियार बच्चों को, तेज़ बच्चों को मतलब कारोबार के लिए रकम उधार भी देता है। दूसरे दिन नौजवान सोमदत्त उस अमीर ताजिर के घर गया। वहाँ पहुंचकर उससे मालूम हुआ कि व्यापारी का मिजाज थोड़ा बिगड़ा हुआ है और वो किसी दूसरे नौजवान पर गुस्सा उतार रहा है। यानी कि जो ताजिर था, व्यापारी था, उसका जो व्यवहार था थोड़ा वो बिगड़ा हुआ था, मिजाज जो है उसका बिगड़ा हुआ था, वो किसी दूसरे नौजवान पर गुस्सा उतार रहा था। तुम्हें कारोबार करने के लिए मैं काफ़ी रुपया दिया था, तुमने उसका क्या किया? तुमने कोई मुनाफा भी नहीं कमाया और असल रकम भी जो है वो गंवा बैठे। तुम जानते ही नहीं कि कारोबार कैसे किया जाता है। यानी कि वो जो व्यापारी था, जो ताजिर था मतलब बहुत पैसे वाला शहर के अंदर, वो उस एक नौजवान पर गुस्सा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने उसके जो पैसे लिए थे वो पैसे भी मतलब मुनाफा भी नहीं कमाया और रकम भी गंवा दी उसने। नौजवान ने कहा उसी नौजवान को जिसके ऊपर गुस्सा कर रहा है, जनाब आली देखो। ताजिर ने एक मरे हुए चूहे की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक होशियार आदमी इस मरे हुए चूहे को भी पूंजी मानकर पैसा कमा सकता है।
यानी कि वो जो ताजिर है उसकी मतलब उस पे नौजवान पे गुस्सा कर रहा था ना, उसको एक एग्जांपल देता है कि ताजिर जो है ना कि तिजारत करने वाला अगर कोई इंसान होता है ना, अगर उसके अंदर योग्यता होती है ना, तो वो एक मरा हुआ अगर कोई चूहा है ना, उसकी पूंछ उसको भी है ना मतलब आपके ज़िंदा मानकर पूंजी बनाकर कमाई कर सकता है। ठीक है, तो सोमदत्त ने उस मरे हुए चूहे की तरफ देखा, एक लम्हे के लिए सोचा और चूहे को उठाकर ताजिर के पास ले गया। मैं आपसे पूंजी के रूप में ये चूहा उधार ले रहा हूँ। ठीक है, मतलब वो जो उस बुढ़िया का बेटा है सोमदत्त, वो उस ताजिर से उधार के रूप में क्या ले रहा है? पूंजी के रूप में चूहा ले रहा है। ताजिर ने सोमदत्त की तरफ देखा और हंस पड़ा, लेकिन सोमदत्त संजीदा था। दूसरे दिन सोमदत्त फिर चौराहे पर जाकर बैठ गया और लकड़ियों को पीसा और लकड़ियों का जो पैसा हुआ था जो और पानी देने लगा, और उन्होंने फिर बदले में लकड़ियां भी दे दी। यानी कि सेम पहले दिन जिस तरीके से उसने जो लकड़ियां काटने वाले जो आदमी आए थे उसको मतलब लकड़ी के बदले में पानी पीने लग गई उसके, और दूसरे दिन भी सोमदत्त उसी चौराहे पर जाकर बैठ गया और लकड़हारों को जो पिसा हुआ जो का पानी था वो देने लग गया और बदले में फिर लकड़ियाँ प्राप्त की। तो ये लकड़ियाँ भी उसने बाज़ार में जाकर बेच दी। कई दिन सोमदत्त ने लकड़ियाँ बेच कर काफ़ी पैसा जमा कर लिया और लकड़ियों का छोटा सा कारोबार भी करने लगा। बरसात शुरू हो गई, शहर में ईंधन की कमी हो गई और लकड़ियों की कीमत बढ़ गई। सोमदत्त ने लकड़ियाँ अच्छे दामों में बेच दी। इस पैसे से उसने एक दुकान खोल ली। अपनी होशियारी और मेहनत से वो कारोबार में तेज़ी से तरक्की करता गया। कुछ ही सालों में उसका शुमार शहर के अमीर ताजिरों में होने लगा, लेकिन वो उस अमीर ताजिर को नहीं भूला जिससे उसने मरा हुआ चूहा लिया था। एक दिन उसने सोने का चूहा बनवाया और उस ताजिर से मिलने गया। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ सेठ जी, उसने सर झुका कर कहा। आपने मुझे राह दिखाई। कहने का मतलब वो जो सोमदत्त था किस तरीके से उस मरे हुए चूहे को ले जाकर एक एक करके एक पैसे जोड़ते हुए आज बहुत बड़ा पैसे वाला बन गया। लकड़ियाँ जमा करता रहा और पैसे बनाता रहा और फिर एक दुकान भी बना ली उन पैसों से, और फिर वो अपने उस ताजिर का शुक्राना अदा करने के लिए उस अमीर ताजिर के पास गया और सर झुकाकर उससे बोला कि मैं आपका एहसानमंद हूँ सेठ जी। और क्यों कि अगर वो सेठ वो ताजिर उसको सही राह नहीं दिखाता वो चूहे वाली, तो ये कभी मतलब पैसे वाला नहीं बन पाता इतना जितना आज पैसे वाला है। तो उसने सर झुकाकर कहा आपने मुझे राह दिखाई। ये कहकर उसने सोने का जो चूहा है वो ताजिर को दे दिया। ताजिर ने हैरत से कहा ये क्या है, मैंने तो तुम्हें कुछ उधार दिया था। तो जी हाँ, आपने मुझे एक मरा चूहा उधार दिया था। सोमदत्त ने ताजिर को सारी कहानी सुनाई। ताजिर जो है वो सोमदत्त की कहानी सुनकर बहुत खुश हुआ और इतना मुतासिर हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी लड़की की शादी भी सोमदत्त से कर दी। सोमदत्त अपनी बीवी और माँ के साथ ऐशो आराम से रहने लगा। तो ये तो दोस्तों बहुत अच्छी कहानी थी। और अब इसके समझते हैं माने। सौदागर का माना ताजिर या तिजारत करने वाला होता है, और ताजिर यानी तिजारत करने वाला। होनहार का माना हो गया अक्लमंद या होशियार। सरमाया का मतलब पूंजी या दौलत। मुनाफा का माना हो गया फ़ायदा या नफ़ा। एहसानमंद का एहसान मानने वाला। शुमार का माना गिनती। इनकिसारी यानी कि नरमी या आजिज़ी, इसको ध्यान रखना दोस्तों थोड़ा। इनकिसारी यानी कि नरमी या आजिज़ी। मुतासिर करना यानी कि असर डालना या प्रभावित करना, असर डालना, मुतासिर। सवालों को समझते हैं। सोमदत्त की माँ के साथ उसके रिश्तेदारों ने क्या सलूक किया? सोमदत्त की माँ के साथ उसके रिश्तेदारों ने यही सलूक किया कि सोमदत्त के वालिद का इंतकाल हुआ तो उसके पास जो भी बची हुई रकम थी उसको उन्होंने छीन लिया। दूसरा सवाल है 16 साल का होने पर सोमदत्त की माँ ने उससे क्या कहा? उसकी माँ ने उससे कहा कि तुम्हारे जो वालिद थे वो भी एक ताजिर थे और तुम्हें भी तिजारत का कारोबार करना है। तीसरा सवाल है ताजिर दूसरे नौजवान पर गुस्सा क्यों कर रहा था? इसलिए कर रहा था कि उस ताजिर ने उस नौजवान को कुछ रुपए दिए थे उधार में। अब वो ना तो उससे कुछ नफ़ा कमा पाया और ना ही कुछ उससे मतलब जो मूल रकम थी उसको भी उसने गंवा दिया। सोमदत्त किस तरह शहर का अमीर आदमी बन गया? तो अभी हमने देखा था कि किस तरीके से वो जो को पीस कर लकड़ियों वालों को पानी पिलाता था और फिर लकड़ी जमा करते करते लकड़ियों को बेच करके और फिर एक दुकान भी खरीद ली। इस तरीके से एक बड़ा आदमी बन गया। सोमदत्त ने ताजिर को सोने का चूहा क्यों दिया? वो इसलिए दिया था कि उसी ताजिर ने सोमदत्त को कारोबार करने की या तिजारत करने की जो
राह है वो दिखाई थी और इसलिए वो उसका एहसानमंद भी था। खालिस्तान देखते हैं, एक बार अचानक एक मालदार सौदागर की मौत हो गई। सौदागर की पहली लाइन में है ये लाइन दोस्तों, सौदागर। दूसरी है, वो किसी दूसरे नौजवान पर गुस्सा उतार रहा था। कौन? जो शहर का अमीर आदमी था वो गुस्सा उतार रहा था। सोमदत्त ने जौ के दानों को क्या किया था? खूब पीस लिया था। क्या कर लिया था? खूब पीस लिया था। और सोमदत्त ने ये लकड़ियाँ बाज़ार में बेच दी। कहाँ पे बेच दी? बाज़ार में। अमीर ताजिर सोमदत्त की कहानी सुनकर बहुत ही खुश हुआ। क्या हुआ? खुश हुआ। नीचे दिए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। तो अमवात, इसकी वाहिद क्या है दोस्तों? मौत। इसकी वाहिद क्या है? मौत। तालीमात की वाहिद क्या है? तालीम। एहसानात की वाहिद क्या है? एहसान। मालूमात की वाहिद क्या है? मालूम। जवाबात की वाहिद क्या है? जवाब। ठीक है। नीचे दिए लफ्ज़ों की मिसाल के मुताबिक बदल कर लिखिए। जैसे रिश्ता है, इसकी बदल कर लिखा तो रिश्ते हो गए, यानी कि वाहिद जमा है ये, एक तरह से ये मान लो। चूहा ये एक वाहिद है तो चूहे ये इसकी जमा हो गई। इसी तरीके सरमाया ये आपके हो गया सरमाए। लम्हा लम्हे। मशोरा मशोरे। ठीक है। और रुपया रुपये। पैसा ये हो गया आपके पैसे। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक बदल कर लिखिए। मक्कार, तो यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से ये मान लो, अब इसमें जैसे ये बढ़ाई गई है, ये मक्कार के अंदर ये बढ़ा दी, तो ये जितने भी है दोस्तों ये वाले, ये एक तरीके से काम है। ठीक है। क्या है? काम है। और ये यहाँ पर जितने भी आएंगे ये लगाने से ये हो जाएगा काम करने वाला। काम करने वाला यानी कि ये सिर्फ काम है और ये काम करने वाले हो जाएंगे इधर। तो जैसे मक्कार कोई आदमी है तो वो मक्कार है, वो क्या करेगा? मक्कारी करने का काम करेगा। ठीक है। लालच है तो वो क्या करेगा? लालची, लालची इंसान होएगा वो। कारोबार, कारोबारी, कारोबारी यानी कि इसके अंदर कारोबारी। इसी तरीके से व्यापारी, व्यापारी ये लगा देंगे। और आखिरी के अंदर है होशियार का होशियारी। अपन कहते हैं ना तुम्हारी होशियारी नहीं चलेगी। इस सबक में लफ्ज़ एहसानमंद इस्तेमाल हुआ है और जिसका मतलब है एहसान मानने वाला। इसी तरह नीचे दिए गए लफ्ज़ों को बदल कर लिखिए। एहसानमंद यानी कि एहसान मानने वाला, तो दौलतमंद। और इसी तरीके से फ़िक्रमंद, दौलत वाला या फ़िक्रमंद यानी कि कुछ फ़िक्र करने वाला। ज़रूरतमंद, ज़रूरतमंद यानी कि किसी को ज़रूरत का कोई मतलब चाहने वाला, कोई ज़रूरतमंद होता है ना इंसान, कोई रिक्वायरमेंट होती है जिसको ज़रूरत की मदद की। हाजतमंद, हाजत वाला, हाजतमंद। और ख्वाहिश, ख्वाहिशमंद, कुछ ख्वाहिश जारी करने वाला, ख्वाहिशमंद। ठीक है। इमला देख लेते हैं। लाम अलिफ लाम चे ये लालची। और फिर आता है तालीम, ते ऐन लाम ये तालीम। और फिर है होनहार, है वाव नून है अलिफ रे होनहार। फिर आता है संजीदा, सीन नून जीम ये दाल है संजीदा। मुनाफा, मीम नून अलिफ फे ऐन मुनाफा। ठीक है। पढ़िए, समझिए और लिखिए। एक पुराने ज़माने की कहानी है ये जो अभी हमने पढ़ी थी। ऐसी कहानियाँ मुल्कों मुल्कों और सीना ब सीना सफ़र करती हैं। आपने भी अपनी नानी या दादी से कोई कहानी ज़रूर सुनी होगी, कोई एक कहानी अपने साथियों को सुनाएं। तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर आपके 14 और आप चैप्टर नंबर पढ़ते हैं अपन 15। और इस चैप्टर का नाम है पैदल से हवाई जहाज़ तक। यानी कि किस तरीके से एक इंसान जो शुरुआत के अंदर पैदल चलता था और धीरे धीरे वो आज कहाँ पहुँच गया है कि आज वो हवा में उड़ने लग गया है हवाई जहाज़ की मदद से। तो ये पूरी कहानी हम पढ़ेंगे कि क्या उसका इतिहास है, किसने इसको बनाया, जहाज़ों को, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो इंसान की सभी ज़रूरतें एक जगह रहने से कभी पूरी नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़ती है। और पहले वो हर जगह पैदल ही आता जाता था। सामान भी वो अपने सर या पीठ पर लाद कर ले जाता था। एक ज़माने तक इसी तरह इंसान का काम चलता रहा और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसने अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। तो उसकी समझ में ये बात आई कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो सवारी और बोझ ढोने के काम आ सकते हैं। इसी तरह
उसने हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट और खच्चर जैसे जानवरों से काम लेना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें मुश्किल ये थी कि दूर जाने में बहुत वक्त लगता था। दोस्तों, ये अभी आप सभी जानते हैं कि जो इंसानी ज़िंदगी का जो शुरुआती अगर अपन भूमिका देखते हैं, शुरुआती जो दौर देखते हैं, उसमें बहुत समस्याएं थी। जैसे पहले इंसान को कोई भी काम करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था, या तो वो खुद पैदल जाके करना पड़ता था या किसी जानवरों के माध्यम से वो करता था। लेकिन समस्या ये भी थी कि जानवरों वो बोझ ढो लेते हैं, लेकिन समय उसमें भी बहुत ज़्यादा लगता था। आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान के शऊर में इजाफा हुआ तो उसने पहिया ईजाद कर लिया। तो दोस्तों, इस तरीके से शऊर का मायना हम समझें तो समझ या सलीका होता है। शऊर का माना क्या है? समझ या सलीका। तो जैसे जैसे धीरे धीरे इंसान की समझ विकसित हुई तो उसने पहिया ईजाद किया, यानी कि एक पहिया है उसका आविष्कार किया, और 2 पहियों की मदद से गाड़ियाँ भी बना ली उसने। और इन गाड़ियों को जानवर खींचने लगे तो इंसान की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अब भारी से भारी सामान और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सवारियों के ज़रिए आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आने लगे। जब इंसान को भाप की ताकत का अंदाज़ा हुआ तो उसने भाप से चलने वाले जो इंजन है वो बना लिया, और ये इंसान की पहली कोशिश थी। इसमें ईंधन ज़्यादा खर्च होता था, और जेम्स वाट नाम के एक आदमी ने, ये ध्यान रखना, जेम्स वाट नाम के एक आदमी ने इस इंजन में कई तब्दीलियां की और ये साबित कर दिया कि भाप की कुव्वत से कम वक्त में बहुत सा काम लिया जा सकता है। तो लोगों ने सोचा कि जब एक जगह रख कर उस इंजन से काम लिया जा सकता है तो इसकी मदद से पहिए को भी तो ज़्यादा तेज़ी से चलाया जा सकता है। 18वीं सदी के आखिर में इंसान ने इस ख्याल को भी सच कर दिखाया और भाप की ताकत से चलने वाले मोटर गाड़ियाँ सड़कों पर दिखाई देने लगी। यानी कि धीरे धीरे इंसान की समझ विकसित होती गई। तो पहले जो सामान वो पैदल खच्चर गधों पर लाता था, अब उनके पेड़ वो पहिए लगा दिए, अब वो और तेज़ी से आने जाने लगा। और फिर जो जेम्स वाट है उसने भाप का आविष्कार कर दिया और भाप से अब और ज़्यादा तेज़ी से आने जाने लग गया। तो जेम्स वाट ने भाप के इंजन से गाड़ी खींचने का भी काम लेना चाहता था, लेकिन बूढ़ा हो जाने की वजह से वो इस काम को पूरा ना कर सका। और इसका एक साथी था फिल्टन। क्या नाम था? फिल्टन। इस इंजन से पानी में कश्ती चलाना चाहता था। पहले तो लोगों ने फिल्टन के इस ख्याल का बड़ा मजाक उड़ाया था। यही होता है दोस्तों, जब कोई काम करता है ना तो लोग उसके मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब जैसे ही वो कामयाबी में मुकाम हासिल कर लेता है तो वही लोग उसके पीछे तालियां बजाते हैं। लेकिन उन्हें उस वक्त बड़ा ताज्जुब हुआ जब फिल्टर ने सचमुच भाप के इंजन से पानी में कश्ती चला कर दिखा दी। तो फिल्टर ने क्या किया? भाप के इंजन से ये जो कश्ती दिखाई दे रही है ये चला ली वास्तव में। अब इंजन से गाड़ी खींचने का काम बाकी रह गया था। ये काम जॉर्ज स्टीफेंसन ने पूरा कर दिखाया, और उसे यकीन था कि भाप का इंजन गाड़ियों को खींच सकता है। और आखिरकार उसने ऐसा इंजन बना ही लिया जिससे गाड़ी खींची जा सकती थी। भाप का ये इंजन पहली बार कोयले की गाड़ी खींचने के काम में लाया गया, और जॉर्ज स्टीफेंसन ने सोचा अब ऐसा इंजन बनाया जाए जो लोगों से भरी गाड़ियाँ भी खींच सके। इस मर्तबा उसने पहले से कहीं अच्छा इंजन बनाया और इंजन के पीछे लोगों से भरी गाड़ी लगा दी और फिर उस गाड़ी को चला कर दिखाया। जानते हो, ये पहली रेलगाड़ी थी। किसने बनाई थी? जॉर्ज स्टीफेंसन ने जो इंजन बनाया था जो बोझ भी खींच सकती है। तो ये पहली रेलगाड़ी थी जिसका चित्र आप देख रहे हो। इसके बाद इंसान को ख्याल आया कि परिंदों की तरह वो भी हवा में क्यों नहीं उड़ सकता। उस ख्याल के आते ही उसने परिंदों के बहुत से पर जमा किए और अपने बाजुओं से बांधकर ऊंचाई से कूदकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन अपनी इस पहली कोशिश में वो नाकाम रहा और ज़मीन पर आ गिरा। फिर भी इंसान ने हिम्मत नहीं हारी। हवा में उड़ने के लिए उसने अपनी कोशिश बराबर जारी रखी और आखिरकार 1903 में 2 अमेरिकी भाई विल्बर राइट और अर्विल राइट, यानी कि जिसको अपन राइट बंधु बोलते हैं ना, राइट बंधु, हिंदी में आप पढ़ते होंगे इतिहास में राइट बंधु। तो ये राइट बंधु, दोनों राइट बंधु कौन थे? एक तो विल्बर राइट था और एक आर्विल राइट था। तो ये दोनों भाई थे अमेरिका के। तो इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाबी हासिल की जो पेट्रोल की मदद से उड़ सकती थी। इन दोनों भाइयों की खुशी
कि उस वक्त इंतहा ना रही जब उन्होंने 1908 में हवाई जहाज उड़ाकर ये साबित कर दिया कि इंसान हवा में भी सफ़र कर सकता है। इस तरह इंसान ने ना सिर्फ पैदल से हवाई जहाज़ तक का सफ़र किया, बल्कि अब उसने ज़मीन, पानी और हवा में भी सफ़र करने के लिए बेहतर से बेहतर ज़राए भी पैदा कर लिए। ये इंसान की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। सच कहा गया है कि ज़रूरत जो है वो ईजाद की माँ है, यानी कि इंसान की जो आवश्यकता होती है वो आविष्कार की जननी होती है। आविष्कार की जननी होती है, हिंदी में लिखते हैं ना, तो ज़रूरत ईजाद की माँ है। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं मुश्किल अल्फाज। इर्द गिर्द का माना आसपास, जायज़ा का माना अंदाज़ा, शऊर का माना समझ या सलीक़ा, ईजाद का माना नई चीज़ बनाना या वजूद में लाना, और क़ुव्वत का माना है ताकत, ताज्जुब का माना हैरत, और ज़राए का माना हो गया आपकी, ये ज़रिया की जमा है यानी कि वसीला। ज़राए की जमा ज़रिया अपन लिखते हैं ना, ये किसी न किसी का मैं तुम्हें ज़रिया देता हूँ या वसीला देता हूँ, तो उस ज़रिए की जमा क्या है, ज़राए। मुसलसल का माना हो गया बराबर या लगातार। आदमी पहले हर जगह कैसे आता जाता था, तो आदमी पहले तो पैदल ही आता जाता था, बेचारा पैदल ही। ठीक है, अगला सवाल है आपके, इंसान किन जानवरों से बोझ ढोने का काम लेता था। इंसान हाथी, घोड़ा, बैल, ऊँट, खच्चर, इन जानवरों से बोझ ढोने का काम लेता था। सबसे पहले इंसान ने क्या ईजाद किया, सबसे पहले इंसान ने ईजाद किया पहिया। ठीक है, पहिया। और फिल्टन बाप के इंजन से क्या चलाना चाहता था, वो पानी में कश्ती चलाना चाहता था। क्या चलाना चाहता था, कश्ती। इंजन से गाड़ी खींचने का काम किसने पूरा किया, तो ये जॉर्ज स्टीफनसन ने। ठीक है, और दो अमेरिकी भाइयों ने क्या कारनामा किया भाई, जो दो अमेरिकी भाई थे ना, विल्बर राइट और आरविल राइट, इन्होंने आपके 1908 के अंदर हवाई जहाज़ बनाकर कारनामा अंजाम दिया था। नीचे दी गई जगहों को, खाली जगहों को मुनासिब लफ्ज़ों से भरिए। तो जब इंसान को बाप की ताकत का अंदाज़ा हुआ, तो उसने बाप से चलने वाला इंजन क्या बनाया, इंजन, ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा, इंजन बना लिया। ये इंसान की पहली कोशिश थी। क्या थी, पहली कोशिश थी, ये 4 नंबर पर आ गया। और उसमें ईंधन, ये 5 नंबर पे आ गया, ईंधन ज़्यादा खर्च होता था, तो जेम्स वाट नाम के एक आदमी ने इस इंजन में कई तब्दीलियाँ की और ये साबित कर दिया कि भाप की क़ुव्वत से कम वक्त में बहुत सा काम लिया जा सकता है। लोगों ने सोचा कि जब एक जगह रखकर इस इंजन से काम लिया जा सकता है, तो इसकी मदद से ये 7 नंबर पे आ जाएगा, इसकी मदद से पहिए को भी ज़्यादा तेज़ी से चलाया जा सकता है। ये 8 नंबर हो गया। ठीक है, नीचे दिए गए लफ्ज़ों की जो जमा है वो लिखिए भाई। ज़रूरत की जमा क्या है दोस्तों, ज़रूरियात। ज़रूरत की जमा क्या है, ज़रूरियात। वक्त की जमा आपके आगे दोस्तों, औकात। ठीक है, ज़रिया अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, ज़रिया की जमा क्या है, ज़राए। और मुश्किलात या आपके मुश्किलात, और ख़यालात। ठीक है, नीचे दिए गए लफ्ज़ों के मुतजाद लिखिए। मुतजाद यानी कि विलोम शब्द आपके, मुश्किल का मुतजाद क्या हो जाएगा, आसान। इजाफ़ा का आपके मुतजाद क्या हो जाएगा, इजाफ़ा का मतलब कोई चीज़ बढ़ी हुई है तो उसमें हम क्या कर देंगे, कमी कर देंगे, तो इजाफ़ा का मुतजाद क्या हो जाएगा, कमी। बेहतर का हो जाएगा आपके बदतर। और नाकाम का क्या हो जाएगा, कामयाब। इसी तरीके से आराम का तकलीफ़। अब इसको आपस में मिलाना है दोस्तों। सामान भी वो अपने सर या पीठ पर लाद कर ले जाता था। कहाँ पर ले जाता था, इंसान शुरू के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान के शऊर में इजाफ़ा हुआ तो उसने पहिया ईजाद किया। उसने क्या किया, पहिया ईजाद किया। जेम्स वाट नाम के एक आदमी ने क्या किया, इंजन में कई तब्दीलियाँ की। इसके बाद इंसान को ख़याल आया कि परिंदों की तरह वो कभी हवा में क्यों नहीं उड़ सकता। तो आखिरी शेर में है, हवा में
उड़ने के लिए उसने क्या की, अपनी कोशिशें बराबर जारी रखी। खुशखत है, पहला है जीम अलिफ हमजा जे है जायज़ा, और दूसरा है आपके शऊर शीन ऐन वाव रे शऊर। तीसरा है ताज्जुब ते ऐन जीम बे ताज्जुब, और फिर है ज़ाल रे अलिफ हमज़ा ऐन ज़राए। फिर है मुसलसल मीम सीन लाम मुसलसल। ये चैप्टर हुआ आपके पूरा। अब दोस्तों एक प्यारी सी नज़म है आपके, बहुत ही प्यारी खूबसूरत नज़म है, और जिसके मुसन्निफ़ हैं, जिसके राइटर हैं आपके शरीफ अहमद शरीफ। इसके मुसन्निफ़ कौन हैं आपके? शरीफ अहमद शरीफ। और इस नज़म का नाम क्या है? नील गगन में तारे। नील गगन यानी कि आसमान, नील गगन ये हिंदी का वर्ड है दोस्तों, और ये पोइम लगभग आपकी नज़म जो है उसमें हिंदी लफ्ज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस नज़म को। नील गगन में तारे यानी कि आसमान में जो तारे हैं वो किस तरीके से टिमटिमाते हैं। तो सूरज डूब गया तो फैली रात की चादर मेली मेली, सूरज डूब गया तो फैली रात की चादर मेली मेली, हर सू फैल गया अंधेरा थक कर सोया दिन बेचारा, तब निकले आकाश पे तारे झिलमिल झिलमिल करते सारे। इतना एक बार बहुत है, आगे लेते हैं। एक बार इतना समझते हैं हम, यानी कि नील गगन में तारे, जो आसमान है, जो आकाश है, उसके अंदर तारे कैसे हैं, क्या मतलब उनकी भूमिका है, इस चैप्टर में हम वही समझेंगे। सूरज डूब गया तो फैली रात की चादर मेली मेली, यानी कि जैसे ही सूरज डूबता है तो चारों तरफ जो रात है उसकी जो चादर है वो मेली मेली, मेली से मुराद यहाँ पर दोस्तों काली होने से है। यानी कि जैसे ही सूरज डूब जाता है, दिन ख़त्म हो जाता है और रात शुरू होती है, तो उसकी रात जो है वो आप सबको पता है काली होती है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। तो जैसे ही सूरज डूबा, रात ने अपनी चादर जो है वो काली काली फैला ली। हर सू यानी कि हर तरफ जो है फैल गया अंधेरा थक कर सोया दिन बेचारा। शायर लिखता है कि हर सू यानी कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैल गया जैसे ही सूरज डूबा और रात ने अपनी जो चादर है वो फैलाई, तो थक हार कर बेचारा पूरे दिन का जो सूरज था वो दिन था वो बेचारा सो गया है। अब क्या आ गई है? अब रात आ गई है। तब निकले आकाश पे तारे झिलमिल झिलमिल करते सारे, और जैसे ही दिन आराम करने के लिए चला गया और रात निकलती है, तभी आकाश के अंदर तारे निकल पड़ते हैं जो कि झिलमिल झिलमिल यानी कि टिमटिमाते हुए सारे के सारे कहाँ पर निकल जाते हैं? आकाश में तारे निकल जाते हैं। अब्र यानी बादल या आसमान। अब्र में छुपते और निकलते दीप कभी बुझते और जलते, यानी कि वो जो तारे हैं जब वो आसमान में निकलते हैं, जब बादलों में निकलते हैं, तो कभी तो छुपते हैं और कभी वापस निकल जाते हैं, और वो इस तरह लगते हैं जैसे एक अपने घर के अंदर जो दीप होता है वो या तो कभी बुझता है या कभी जलता है ना, तो किस तरीके से वो टिमटिमाता है, उसी तरीके से ये तारा जो है बादलों के अंदर कभी छुप जाते हैं कभी ये तारे, और कभी बाहर निकल जाते हैं। एक दिए की तरह, एक दीप की तरह, जिस तरह एक दीप बुझता है और जलता है। रात के आंचल में निखरे हैं फूल चमेली के बिखरे हैं। और आगे शायर लिखता है कि जो तारे हैं वो इस तरीके से रात के आंचल में, रात की जो मतलब जो आंचल है उसकी जो छत्र छाया है उसमें इस तरीके से निखरे हैं जैसे चमेली के जब फूल होते हैं ना, वो जैसे कोई चमेली के फूल बिखरे हुए हों। यानी कि तारे जो हैं वो उस रात के आंचल में इस तरीके से बिखरे हुए हैं जैसे कोई चमेली के फूल हों। आगे शायर लिखता है, या परियों की शहज़ादी का या बूढ़ी नानी दादी का, या परियों की शहज़ादी का या बूढ़ी नानी दादी का, हार गले का, आगे ये शेर यहाँ पे पूरा होगा, हार गले का मोती वाला या टूटी हीरों की माला। यानी कि अब आगे शायर इसी तरीके से तारों की तारीफ़ में लिखता है, या तो कोई परियों की शहज़ादी का कोई ये आपके हार हो, या कोई हार का माना
परी जैसे आप समझते हो दोस्तों कि इसके अंदर मोतियों का हार इस तरीके से जैसे चमकता है ना, अब वो हार शायद यहाँ पे मुराद कर रहा है उन तारों को जो चमक रहे हैं टिमटिमाते हुए, वो या तो किसी परियों का कोई मोती का हार होगा, या किसी शहजादी का कोई हार होगा, या कोई बूढ़ी नानी या दादी का कोई हार होगा जो टिमटिमाता है, जो चमकदार है। यानी कि इन सभी का हार गले का मोती वाला या टूटी हीरों की माला। और ये तारे इस तरीके से चमक रहे हैं जो या तो किसी के गले का जो हार होता है मोतियों वाला, या तो वो बिखरा हुआ है वहाँ पर, या कोई हीरों की माला टूटी हुई है और वो टूट कर जब बिखर जाती है अलग अलग इस तरीके से, तो इसी तरीके से ये तारे जो है वो बिखरे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। और बिखर कर नील गगन में दूर खलाओं के आंगन में हीरे मोती चमक रहे हैं, जुगनू जैसे दमक रहे हैं। और बिखर कर नील गगन में, और ये जो तारे हैं ना ये आसमान में बिखर कर दूर खलाओं के आंगन में। खलाओं का दोस्तों यहाँ पर होता है अंतरिक्ष। खलाओं का क्या माना होता है? अंतरिक्ष। तो दूर खलाओं के आंगन में, यानी कि ये जो तारे हैं ना ये जब आसमान में बिखर जाते हैं और तो अंतरिक्ष में भी इस मतलब दूर दूर के अंदर अंतरिक्ष के आंगन में भी ये दूर दूर फैल जाते हैं। यानी कि पूरे संपूर्ण मतलब अंतरिक्ष में, आसमान में जैसे हम शाम को देखते हैं ना चारों तरफ तारे ही तारे दिखाई देते हैं, हीरे मोती चमक रहे हैं। और जब वो आसमान में अंतरिक्ष में फैले हुए रहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई हीरे मोती चमक रहे हैं और जुगनू जैसे दमक रहे हैं। दमक का माना भी एक तरीके से दोस्तों चमकने में ही आता है। तो वो तारे जो हैं वो जब आसमान में बिखरे हुए रहते हैं या अंतरिक्ष में फैले हुए रहते हैं तो जैसे हीरे मोती चमकते हैं ठीक वैसे ही जुगनू की तरह वो चमकते हुए लगते हैं हमें। तो आपके इसके मुसन्निफ़ जो हैं वो शरीफ अहमद साहब हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आगे। मश्क है नील गगन। नील गगन का माना होता है दोस्तों नीला आसमान। ठीक है, और हर सू का माना हो गया हर तरफ। आकाश, आकाश का आसमान। अब्र का बादल और दीप का चिराग। ठीक है, आंचल दो पट्टे का किनारा, यहाँ मुराद आसमान से है। ठीक है, और खला ज़मीन और आसमान के दरमियाने का खाली हिस्सा, स्पेस बोल सकते हैं अपन इसको, अंतरिक्ष यानी कि अंतरिक्ष। दमक का माना भी चमक ही होता है। सवाल और जवाब। शायर ने रात की चादर को मैली क्यों कहा है भाई? रात की चादर को मैली इसलिए क्या कहा गया है कि जब रात आती है ना तो चारों तरफ वो अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। काली मतलब रात चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से काले ही काले दिखाई देते हैं सभी। तारे निकलने के बाद आसमान का समा कैसा होता है? तारे निकलने के बाद आसमान जो है वो बहुत हसीन और हीरे मोतियों की तरह चमकने वाला आसमान लगने लग जाता है। बादल में तारों के छुपने और निकलने को शायर ने क्या कहा है? तो बादल में तारों के छुपने और निकलने को शायर ने जलते हुए दीप कहा है, चिराग कहा है। जिस तरीके से चिराग बुझता है, जगता है, उसी तरीके से तारे जो हैं वो कभी छिपते हैं, कभी बाहर आते हैं। रात का आंचल किसे कहा गया है? रात का आंचल, तो रात का आंचल रात की तारीकी को कहा गया है, रात की तारीकी। ठीक है, शायर ने तारों को हीरे मोती क्यों कहा है? क्योंकि तारे जो है वो हीरे मोतियों की तरह चमकते हैं, झिलमिलाते हैं, इसलिए शायर ने तारों को हीरे मोती कहा है। नीचे दी गई मिसरों को मुकम्मल कीजिए। सूरज डूब गया तो फैली, सूरज डूब गया तो फैली, यहाँ पर आएगा फैली। दूसरा है थक हार कर, दूसरे में क्या जाएगा? थक हार कर, थक हार कर, दूसरे में थक हार कर। तीसरे में अब्र, तीसरे में थक, दूसरे में ताकि थक हार कर सोया दिन बेचारा, और अब्र में छुपते और निकलते कौन? तारे। रात के आंचल में, रात के आंचल में, और फिर है जुगनू जैसे दमक रहे हैं। ठीक है, हिस्सा अलिफ और बे के तहत दिए हुए हम आवाज़ लफ्ज़ों को मिलाइए। हम आवाज़, तो यहाँ पर देखो फैली का मेली हो गया, और अंधेरा, इसका एक सेकेंड मार्कर ले लेता हूँ मैं, हाँ ठीक है। तो अंधेरा का आ गया आपके बेचारा, अंधेरा का क्या आ गया? बेचारा। और तारे, तारे का आ गया आपके सारे। और छुपते, छुपते का आ गया आपके बुझते। फिर निखरे, निखरे का बिखरे। और शहज़ादी, शहज़ादी, इसमें आपके एक नीचे नाम और है शहज़ादी का, यह आ गया दादी। और फिर आता है आपके गगन, गगन का यहाँ ऊपर है वापस
ये रहा गगन का ये आंगन, गगन का आंगन, और चमक का दमक। ये थे आपके हम आवाज़ लफ्ज़। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नज़म में शामिल 5 हिंदी लफ्ज़ लिखिए। तो 5 हिंदी लफ्ज़ दोस्तों देखो, एक तो दीप आया था इसमें, दीप, दाल ये पी दीप, और एक आकाश भी हिंदी लफ्ज़ है, आकाश, और एक माला आया था, माला भी हिंदी लफ्ज़ है, और एक अंधेरा आया था, अंधेरा भी हिंदी लफ्ज़ है। और इसी तरीके से आपके एक और आया था ना, इसको क्या बोलते हैं, और भी इसमें देख लेना आप दोस्तों। नीचे दिए गए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। तो डूबना, डूबना का मुतज़ाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तैरना। डूबना का मुतज़ाद क्या हो जाएगा, तैरना। फैलना, फैलना का आ गया सिमटना, फैलना का मुतज़ाद क्या हो जाएगा, सिमटना। बुझना का जलना, और मैला, मैला का उजला, और छुपना, छुपना का हो गया निकलना, और जागना, जागना का हो गया सोना। ठीक है, ये आपके आगे मुतज़ाद। अलिफ और बे की नज़म के मुताबिक शेर बनाइए। अब इसमें आप इसमें मिलाना है दोस्तों। मिलाने के लिए दोस्तों ज़्यादातर आपके नज़म के अंदर मैंने बोला था ना, आखिरी शेर को आप मैच कर लो और आपके वो शेर मिल जाएगा। तो यहाँ पर फैली, यहाँ पर ये आ रहा है मेली। ठीक है, तारे, तारे यहाँ पर ये आखिर में आ रहा है सारे, तो इसमें आ जाएगा ये। निकलते, ये रहा जलते, तो ये इसमें आ जाएगा। अब आखिर में का आ रहा है इस लाइन में, चौथी वाली लाइन में, तो इसमें आ जाएगा ये का, इस वाली में। फिर आता है वाला, वाला, ये वाली लाइन इसमें मिल जाएगी। या टूटी हीरों की माला, और आखिर में है हीरे मोती चमक रहे हैं, चमक रहे हैं, तो जुगनू हैं जैसे दमक रहे हैं। इमला देखते हैं। फैली, ये फे, ये और ये ली, फैली। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। जिलमिल, ये जे लाम मीम लाम, जिलमिल। ठीक है, शहज़ादी दूसरा है, शहज़ादी, शीन है जे दाल ये दाल ये, शहज़ादी। फिर चमेली, चे मीम ये लाम ये, चमेली। फिर जुगनू, जीम गे नून वाव, जुगनू। ठीक है, अब अगला पाठ पढ़ते हैं दोस्तों आपके मौका परस्त। अब ये आपके ऊपर है दोस्तों पूरा पाठ, ये पाठ आपके ऊपर है। आप कहीं मौका परस्त ना निकल जाओ बस, कि बस वीडियो को देखा, ना कोई लाइक किया, ना कोई शेयर किया, बस खुद के जितना मौका परस्त, यानी कि जितना आपके मतलब था कि बस पढ़ लिया और फ्री, ऐसा आपको मौका परस्त नहीं होना है दोस्तों। मजाक कर रहा हूँ मैं, बुरा मत मानना, क्योंकि मौका परस्त इंसान आज नहीं तो कल ज़रूर मतलब नुकसान उठाएगा। हमेशा ईमान, दिल नेक रखना चाहिए, और जहाँ तक पॉसिबल हो हर इंसान की मदद करनी चाहिए। हमें स्वार्थी इंसान नहीं बनना है, क्योंकि ज़िंदगी तो बेचारे जानवर भी जीते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने तो हमें सबसे खूबसूरत मखलूक़ों में से एक मखलूक बनाई है। तो शुरू करते हैं। मौका परस्त, ये एक वाक़या है दोस्तों, एक पुरानी कोई घटना है। पुराने ज़माने का वाक़या है कि एक मर्तबा जंगल के जानवरों में ज़बरदस्त लड़ाई हुई, और लड़ाई की वजह ये थी कि जंगल पर हुकूमत किसकी हो। और दरिंदों की तरफ से शेर, रीछ और हाथी जैसे खौफनाक जानवर लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ से चील, गधे और इक़ाब जैसे परिंदे हंगामा कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो इस लड़ाई में कभी दरिंदों की जीत होती तो कभी परिंदों की। इस तरह लड़ाई अरसे तक जारी रही, मगर हार जीत का फैसला ना हो सका। यानी कि अब उस जंगल के अंदर राज किसका होगा। जिस तरीके से आज के टाइम में बीजेपी और कांग्रेस वाले लड़ते हैं ना कि भाई अब किसकी सरकार बनाएं हम, उसी तरीके से दरिंदों में और परिंदों में लड़ाई होने लग गई उस जंगल पर राज करने के लिए। लेकिन आखिरकार इतनी लड़ाई के बाद में भी फैसला नहीं हो सका। तो इस लड़ाई में एक जानवर ऐसा भी था जो बड़ा मौका परस्त था। कैसा था, बड़ा मौका परस्त था, और वो अपनी चालाकी से हमेशा जीते हुए जानवरों से जा मिलता था और अपनी बड़ाई जताता रहता था। बहुत होशियार था ये। लड़ाई की वजह से उसने तो परिंदे ही पहचान सके और ना ही दरिंदे। यानी कि उस लड़ाई की वजह से उसे, किसको, जो मौका परस्त था जानवर, उसको ना तो ये दरिंदे पहचान पाते थे और ना ही ये परिंदे पहचान पाते थे। तो दोस्तों बहुत बुरा होता है उसके अंदर। देखना, आप इस कहानी को पूरा सुनना। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि जब लड़ाई बंद हुई और दोनों पार्टियों में सुलह हो गई,
तो उन्होंने इस जानवर की असलियत का पता लगाने की कोशिश की। पता चला कि ये जानवर और कोई नहीं बल्कि चमगादड़ है, जो धोखा देकर अपनी चालाकी से दोनों के साथ मिलता रहता था। ठीक है। सबसे पहले दरिंदों ने चमगादड़ को बुलाया और कहा, देखो भाई, धोखा देने वाले और मौका परस्त का कभी भी भला नहीं होता, इसलिए हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते। तुम्हारे ये बड़े बड़े पंख हैं, फिर तुम चौपाए कैसे हो सकते हो? उसने बोला कि तुम्हारे तो भाई तुम है ना, हमारी कौम में नहीं मिल सकते क्योंकि तुम मौका परस्त हो। ये सुनकर चमगादड़ दौड़ा दौड़ा परिंदों के पास गया और परिंदों ने उससे कहा कि मियाँ रहने भी दो, आ गए हमें धोखा देने और बुद्धू बनाने। बस देख चुके हम तुमको, हमेशा जीतने वाले के साथ हो जाते हो। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारी जो चोंच है, चोंच कहाँ है और पर कहाँ है? फिर तुम्हारे लंबे लंबे कान भी तो हैं, ऐसे कान तो चूहों के होते हैं। बस जाओ अपना काम करो, हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते। तो दोस्तों, उस चमगादड़ को जो मौका परस्त था उसको परिंदों ने भी निकाल दिया और दरिंदों में निकाल दिया। अब वो जाता है कहाँ पर? चूहों के पास में। देखते हैं। चमगादड़ ठंडी सांस भरकर चूहों के पास गया और उनसे कहने लगा, भाइयों, मुझे अपनी कौम में शामिल कर लो। देखो मेरी कितने लंबे लंबे कान हैं, और फिर जिस तरह तुम्हारे बच्चे दूध पीते हैं उसी तरह मेरे बच्चे दूध पीते हैं। चूहे भी हंसे और बोले, आ गए धोखा देने और ये कहने कि मुझे अपनी कौम में मिला लो। अच्छा बताओ, क्या तुम्हारे दुम हैं, यानी कि पूँछ हैं? तो क्या तुम पैरों से चलना जानते हो? तुम्हारे इतने बड़े बड़े पर हैं जिनसे तुम आसमान में उड़ते फिरते हो। क्या चूहों के इतने बड़े पर होते हैं और क्या वो आसमान में उड़ते हैं? देखो भाई, ना तुम चूहे हो और ना हमको तुम्हें अपनी कौम में शामिल करना है। तो आखिरकार चूहों ने भी बेचारे को, उस मौका परस्त चमगादड़ को वहाँ से निकाल दिया। तो मौका परस्त चमगादड़ अब कहाँ जाता और क्या करता, और उसकी वो दुर्गत हुई, यानी कि वो बेइज्जती हुई कि कहीं का ना रहा। मायूस होकर चुपचाप दरख्त पर उल्टा जा लटका और आज तक उल्टा ही लटकता है। उस वक्त से आज तक इसका कोई साथी नहीं है और रात के अंधेरे में बेचारा अकेला ही उड़ा करता है। तो बिल्कुल ये एक तरह से यूँ मान लो दोस्तों, सच्ची कहानी है। सच है कि मौका परस्त और धोखेबाज का कभी भला नहीं होता। मज़े की बात यह है कि जब राज खुल जाता है तो फिर उस पर कोई भरोसा नहीं करता, मारे शर्म और निदामत के। निदामत का माना शर्मिंदगी होता है दोस्तों, निदामत का माना शर्मिंदगी। निदामत के किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता, चमगादड़ की तरह भरी दुनिया में तन्हा रह जाता है। ये कहानी थी दोस्तों। अब है मुश्किल अल्फाज। दरिंदा, दरिंदा मानी चीर फाड़ करने वाले जानवर। कौन कौन थे? आपने भी देखा था ना, वो रीछ। खौफनाक मतलब डरावना, खौफनाक का माना क्या हो गया? डरावना। मौका परस्त, मौके से फ़ायदा उठाने वाला। सुलह हो गई उनके अंदर, उन दोनों के अंदर, दरिंदों में परिंदों में समझौता हो गया। ठंडी सांस भरना यानी कि अफसोस करना। दुर्गति हो गई, किसकी? चमगादड़ की। दुर्गति का माना हो गया बुरा हाल हो गया बेचारे का। निदामत का माना हो गया नदामत। नदामत का माना हो गया आपके शर्मिंदगी। ठीक है। और मुंह दिखाने के काबिल ना होना एक मुहावरा है, इसका मतलब हो गया कहीं का ना रहना। जानवरों में लड़ाई की क्या वजह थी? जानवरों के अंदर लड़ाई की वजह थी कि भाई जंगल के ऊपर हुकूमत किसकी होगी, पहला सवाल हो गया। दूसरा है चमगादड़ सबसे पहले किसके पास गया? सबसे पहले दरिंदों के पास गया था वो, कि भाई मुझे अपनी कौम में शामिल कर लो। चमगादड़ को परिंदों ने अपनी कौम में शामिल क्यों नहीं किया? परिंदों ने, तो परिंदों ने इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो एक मौका परस्त था। कैसा था वो? मौका परस्त था आपके चमगादड़ जो था। चूहों ने चमगादड़ को क्या जवाब दिया? चूहों ने जवाब दिया कि ना तो तुम्हारे अंदर कोई, ना तो तुम्हारे दुम हैं पीछे और ना ही तुम पैरों से चलना जानते हो, तो फिर तुम हमारी कौम में कैसे शामिल हो सकते हो? इस कहानी से क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जब मौका परस्त लोग होते हैं ना, जो अपने मतलब के होते हैं, जब उन लोगों का राज खुलता है ना, और जब राज खुलने के बाद में उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। नीचे दी गई खाली जगहों को मुनासिब लफ्ज़ से भरिए। लड़ाई की वजह ये थी कि जंगल, एक नंबर में, जंगल पर हुकूमत किसकी हो। एक जानवर ऐसा भी था
जो बड़ा मौका परस्त था। कौन था वो? चमगादड़। सबसे पहले दरिंदों ने चमगादड़ को बुलाया। किसने बुलाया? दरिंदों ने चमगादड़ को बुलाया। ये 3 नंबर पे हो गया। मौका परस्त का कभी भी क्या नहीं हो सकता दोस्तों? भला नहीं हो सकता। ठीक है। और आखिर में है मायूस होकर चुपचाप बेचारा कहाँ लटक गया? दरख्त पर उल्टा जा लटका, दरख्त पर। 5वां नंबर दरख्त। किसने किससे क्या कहा? हम तुम्हें अपनी कौम में नहीं मिला सकते। ये किसने बोला भाई? ये उन दरिंदों ने दरिंदों और परिंदों दोनों ने बोला था कि भाई उस चमगादड़ को कि हम तुझे अपनी कौम में नहीं मिला सकते। देखो मेरे कितने लंबे लंबे कान हैं। ये किसने बोला? ये चमगादड़ ने चूहों से बोला था कि भाई देखो मेरे कितने लंबे लंबे कान हैं। चूहों से बोला था। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताओ कि तुम्हारी दुम है? तो ये चूहे बोलते हैं किसको? चमगादड़ को। और फिर आखिर में है क्या तुम पैरों से चलना जानते हो? तो ये भी चूहे उसी चमगादड़ को बोलते हैं। हिस्सा अलिफ और बे को मिलाइए। तो ये आपके मुतजाद हैं दोस्तों, ध्यान से समझना है इसको। आसमान का मुतजाद क्या है? ज़मीन। और परिंद का चरिंद, परिंदा भी आ जाए या चरिंदा भी आ जाए, ध्यान रखना दोस्तों इसका। जंगल, जंगल का आ गया आपके शहर। और जीत का हार, दोस्त का दुश्मन। ठीक है, दोस्त का दुश्मन। फिर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जंगल, जंगल पर हुकूमत किसकी होगी? इसको लेकर दरिंदे और परिंदे लड़ने लग गए। मौका परस्त, चमगादड़ एक मौका परस्त था, जानवर था। निदामत यानी कि चमगादड़ को जब अपनी हकीकत का पता चला तो उसको बहुत निदामत महसूस हुई। निदामत। कौम, तो चूहे बोलते हैं ना उसको कि चूहों ने चमगादड़ से कहा तुम हमारी कौम में शामिल नहीं हो सकते। असलियत, चमगादड़ की असलियत अब सबके सामने आ गई। सबक में 5 और 6 हरूफ वाले 3-3 लफ्ज़ लिखिए। 5 सबक यानी कि जिसमें 5 लफ्ज़ आए दोस्तों, कोई भी लिख सकते हो आप। जैसे दाल रे नून, दाल रे और नून दाल है दरिंदा। 5 हो गए ना। इस तरीके से दरिंदा 1 2 3 4 5। इसी तरीके से 6 हर्फ वाला अगर कोई लफ्ज़ लिखते हो आप इसी पार्ट में से, तो आप लिख दो खौफनाक। खे वाव 2 हो गए, फे 3 हो गया, नून अलिफ 4 5 हो गया, काफ हो गया खौफनाक। खुशखत लिखिए। तो फे ये स्वाद लाम है फैसला। फिर आता है रीछ, रे ये छः रीछ। और फिर उलझन, अलिफ लाम झे नून उलझन। फिर सुलह, स्वाद लाम है सुलह। मुताल्लिक, मीम ते ऐन लाम काफ मुताल्लिक। ये आपके हो गया चैप्टर कंप्लीट। तो दोस्तों अब हमारी सीरीज कक्षा 7 की बुक्स की जो सीरीज़ है वो बहुत नज़दीक है, बहुत समापन की तरफ जा रही है। अब है दोस्तों अगला सबक जो है वो सबक नंबर 18। सबक नंबर 18 और इस सबक का नाम क्या है? परिंदों का शैदाई। परिंदों का शैदाई बहुत अच्छी कहानी है। ये भी एक ऐसी शख्सियत की, एक ऐसे बुज़ुर्ग की। और शैदाई का माना वैसे दोस्तों होता है जानिसार करने वाला। शैदाई का माना होता है जानिसार करने वाला। तो परिंदों के ऊपर जानिसार करने वाले हैं कि जिसको परिंदे बहुत पसंद हो। तो पढ़ते हैं। सितंबर का आखिरी हफ्ता था और दिन के तीसरे पहर में जब सूरज ढल चुका था तो धूप की जो शिद्दत है, धूप की जो गर्मी है वो कम और शाम को शिद्दत कम और शाम सुहानी थी। और सालिम ने बाग का रुख किया। ठीक है, घर के करीब ही घने बाग में पहुंचकर वो अपनी आदत के मुताबिक कुदरती मनाजिर में खो गया। बचपन से ही शिद्दत का माना वैसे दोस्तों आपके एक तरह से हो गया ज़्यादती। धूप की जो शिद्दत थी, धूप की जो ज़्यादती थी, जो गर्मी के माने में आता है वैसे वो कम थी। और फिर है घर के करीब ही घने बाग में पहुंचकर वो अपनी आदत के मुताबिक कुदरती मनाजिर में खो गया। कुदरती मनाजिर जो प्राकृतिक जो नज़ारे होते हैं ना दोस्तों, उसमें खो गया। बचपन से किसको? उसको पेड़ पौधों, किसको? यहाँ पर ये देखो नाम आया ना सालिम। इसको पेड़ पौधे, ध्यान रखना दोस्तों, पेड़ पौधे, नाली, नदी नाले, आसमान और पहाड़, चरिंद व परिंद बहुत अच्छे लगते थे। रंग बिरंगी छोटी बड़ी हसीन और ख़ूबसूरत चिड़ियों से उसको ख़ास दिलचस्पी थी। वो अक्सर देर तक खुले आसमानों में परवाज़ करती हुई चिड़ियों को गौर से देखता और कोयल, मोर, पपैया, हंस, बुगला, बया और हुदहुद
और मैना, तोता वगैरह की आवाज़ों और रंगों में खो जाता था। एक दफ़ा नन्हे सालिम ने एक परिंदा मार गिराया। परिंदे को हाथ में उठाते ही उसकी सारी खुशी जो है वो गुम हो गई। ये क्या, उसके सीने पर तो जर्द लकीरें हैं। सालिम अली को अपनी हरकत पर बहुत अफसोस हुआ। सालिम अली को अपनी हरकत पर बहुत अफसोस हुआ। इस वाक़ये ने सालिम अली की चिड़ियों से मोहब्बत और दिलचस्पी को बढ़ा दिया। अब वो हर वक्त चिड़ियों में ही गुम रहता था और उसका ज़्यादातर वक्त जो है वो मैदानों में, खेतों में, बागों में और पहाड़ों में गुजरता था। सुबह सवेरे बागों को जाना और शाम ढलने के बाद वापस आना सालिम अली का मामूल बन गया। मामूल का माना दोस्तों आदत है। यहाँ पर मामूल का माना क्या हो गया, आदत। अब इस तरह तरह की चिड़ियों की पहचान हो गई अब उसे, और यहाँ तक कि वो तरह तरह की चिड़ियों की आवाज़ें पूरी खूबी के साथ निकालने लगा। अब आवाज़ें भी निकालने लग गया वो। चिड़ियों से सालिम अली की दिलचस्पी देखकर उनका चचा अमीरुद्दीन उसे मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ले गए। वहाँ सालिम अली को गाइड के ओहदे पर मुकर्रर कर लिया गया। वहाँ उसको बहुत करीब से चिड़ियों को देखने का मौका मिला और सालिम अली को बर्मा, जर्मनी जाने तक का भी इत्तेफाक हुआ, यानी कि उनको वहाँ जाने का भी मौका मिला। वहाँ की चिड़ियों ने सालिम अली का दिल मोह लिया। उन्होंने परिंदों का बगौर मुताला किया और उनके बारे में तफसीलात जमा की, और भी जानकारियाँ जो है वो परिंदों की जमा की उन्होंने। सालिम अली 12 नवंबर 1892 को मुंबई में पैदा हुए। वो ज़्यादा तालीम याफ्ता तो नहीं थे, मगर परिंदों से बेपनाह मोहब्बत और गहरी दिलचस्पी ने सालिम अली को दुनिया का एक माहिर परिंद बना दिया, यानी कि अच्छा जानवर के बारे में जानने वाला बना दिया। आगे बढ़ते हैं। सालिम अली ने परिंदों पर कई किताबें तहरीर की। उन्होंने पूरी दुनिया में शोहरत हासिल हुई और बेशुमारात इनामात और तमग़े मिले, यानी और बहुत सारे इनाम उनको मिले। तमगा का माना एक तरीके से दोस्तों मेडल होता है, मेडल मिलना है ना। तो तमग़े मिले। यूनिवर्सिटियों ने भी उन्हें एजाज़ी सनद अता की, यानी कि इज़्ज़त बढ़ाने वाली सनदें अता की। जैसे किसी को अपन देते हैं ना, अपन ने देखा होगा किसी को डॉक्टरेट की उपाधि देते हैं, किसी को कुछ देते हैं। हुकूमत हिंद ने 1958 में पद्म भूषण और 1976 में पद्म विभूषण के कौमी एजाज़ात से नवाजा। इनाम में हासिल होने वाले 5 लाख रुपए सालिम अली ने अपनी तरक्की के ज़िम्मेदार इरादे को अतिया के तौर पर दे दिए। अतिया का माना दोस्तों माली मदद, यानी कि उनको इनाम के ऊपर जितने भी पैसे मिले थे वो अपने इदारे को, अपना जो इदारा जो एक तरीके से अपन मदरसा या जो भी वो चलाते थे उसमें अतिया के तौर पर, इनाम के तौर पर वहाँ पर दे दिया। परिंदों का ये शेदाई 1983 में इस दुनिया से रुखसत हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 91 साल थी, 91। मश्क देखते हैं। शिद्दत का माना हो गया ज़्यादती, कुदरती का मतलब फितरी या नेचुरली माहौल, ठीक है। मंज़र की जमा है दोस्तों नज़ारे। कुदरती मनाजिर यानी कि जो नेचुरल जो नज़ारे थे, कुदरती जो अपन बोलते हैं ना प्राकृतिक सौंदर्य दृष्टिकोण जो नज़ारा होता है। परवाज़ का माना हो गया उड़ान। मामूल का आदत, मामूल का माना क्या हो गया, आदत। और तौर का माना तरीका, तौर का माना तरीका, मुकर्रर करना, तय करना। दिल मोह लेना मुहावरा है एक, और इसका माना होता है दिल जीत लेना। तफसीलात, तफसील ये तफसील की जमा है, ठीक है। तालीम याफ्ता, पढ़ा लिखा। माहिर परिंद का यानी कि परिंदों का माहिर, परिंदों के बारे में जानने वाला। इनामात, इनाम की जमा है। तमगा का माना मेडल, एक तरह का एजाज़ी निशान है। एजाज़ी यानी कि इज़्ज़त बढ़ाने वाला। और अतिया का मतलब माली मदद या इनाम। शेदाई, जान निछावर करने वाला। और पद्म भूषण, हुकूमत हिंद की तरफ से दिया जाने वाला एजाज़। पद्म विभूषण ये भी हुकूमत हिंद की तरफ से दिया जाने वाला एक बड़ा एजाज़ या सर्टिफिकेट होता है। सालिम अली को बचपन से किस बात का शौक़ था? बचपन से उनको जो उनके आसपास में पेड़ पौधे थे, नदी नाले थे, आसमान थे, इन सब में उनकी दिलचस्पी थी सालिम अली की, ठीक है। सालिम अली का ज़्यादातर वक्त कहाँ गुजरता था? ज़्यादातर उनका वक्त गुजरता था दोस्तों मैदानों में, खेतों में, बागों में उनका वक्त गुजरता था। सालिम अली के चचा उन्हें कहाँ ले गए?
मुंबई के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, मुंबई के नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ले गए वहाँ पर और उन्होंने एक तरीके से गाइड के तौर पर उनको वहाँ पे लगा दिया। सालम अली ने किन मुल्कों की सैर की भाई? बर्मा, जर्मनी आदि मुल्कों की उन्होंने सैर की। हुकूमत हिंद ने सालिम अली को कौन से एजाज़ात से नवाजा? एक तो आपके 1958 के अंदर पद्म भूषण और 1976 के अंदर पद्म विभूषण। नीचे दिए गए लफ्ज़ों खाली जगहों को भरिए भाई। सालिम अली को अपनी हरकत पर बहुत अफसोस हुआ। कौन सी हरकत की थी उन्होंने उस जानवर को मार दिया, बेचारे को अफसोस हुआ। ठीक है। दूसरा, अब इसे तरह तरह की चिड़ियों की पहचान हो गई। किसको? सालिम अली को। फिर आता है तीसरा, सालिम अली को बर्मा और जर्मनी जाने का भी इत्तेफाक हुआ। इत्तेफाक यानी कि मौका मिला उनको भी, इत्तेफाक। सालिम अली ने परिंदों पर कई किताबें तहरीर की थी। क्या की थी? किताबें। यूनिवर्सिटी ने भी उन्हें कई तरह के एजाज़ी सनदें दी। ठीक है। फिर बढ़ते हैं इस सालिफ और बे, इसको ऊपर मिलाना है दोस्तों आपके। ये भी आपके मुतज़ाद हैं दोस्तों। ऊपर का मुतज़ाद क्या हो जाएगा आपके? एक मिनट मार कर ले लेता हूँ मैं आपके। तो ऊपर का मुतज़ाद हो जाता है नीचे, और आला का अदना, मोहब्बत का नफ़रत, खुशी का आपके गम, और ज़िंदगी का मौत। नीचे दिए हुए तस्वीरों के नाम लिखिए भाई। अब ये आपके तस्वीरों से अगर हम देखें तो इन तस्वीरों से ये आपके जितने भी नाम हैं दोस्तों आपके इसी सबक में आए हुए हैं। तो ये जो है ये है आपके बया। ठीक है। और दूसरा लफ्ज़ है, दूसरा जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये है हुदहुद। दूसरा लफ्ज़ क्या है? हुदहुद। तीसरा लफ्ज़ क्या है? ये तीसरा जो चित्र है ये है आपके मैना का। और चौथे को तो आप सभी जानते ही हैं, तोता। और पांचवा जो है वो सारस। क्या है? सारस। तो बया, हुदहुद, मैना, तोता और सारस। नीचे दिए गए लफ्ज़ों की वाहिद लिखिए। आदात की वाहिद क्या हो जाएगी? आदत। और मनाजिर की वाहिद क्या हो जाएगी? मंज़र। मालूमात की वाहिद क्या हो जाएगी? मालूम। तफसीलात की वाहिद क्या हो जाएगी? तफसील। इनामात की वाहिद क्या हो जाएगी? इनाम। और एजाज़ात की वाहिद क्या हो जाएगी? एजाज़। ठीक है दोस्तों। अब लिखते हैं खुशकत। शेदाई का शीन, ये दाल अलिफ हमजा, ये शेदाई। मामूली, मीम ऐन लाम वाव, मामूली सॉरी आपके इस तरीके से मीम ऐन मीम वाव लाम, ये मामूली हो गया। फिर तफसीलात, ते फ़े स्वाद, और ये लाम अलिफ ते तफसीलात। और रुखसत, ये आपके आ गया रे, ये खे, ये स्वाद, ये ते रुखसत। ठीक है। और फिर अतिया का माना क्या बताया था दोस्तों? मैंने आपके अतिया का माना बताया था ना, माली मदद करना, किसी का इनाम के तौर पर जो मिली हुई राशि उसको देना, अतिया। ठीक है। चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। इस पाठ का सबक नंबर आपके 19, सबक नंबर 19। 2 पाठ और हैं दोस्तों, और बहुत छोटा सा एक पोइम, एक नज़म के तौर पर ये पाठ है आपके। और इसको एक पाठ का जो नाम है वो है उर्दू ज़बान हमारी। बहुत ही गर्व महसूस करते हैं हम, प्राउड फील होता है, क्योंकि हमारी जो ज़बान है, हम जो ज़बान बोलते हैं, दुनिया की सबसे खूबसूरत, दुनिया के सबसे मिठास वाली ज़बान बोलते हैं, इसीलिए जो उर्दू ज़बान है वो हमारी है। बढ़ते हैं। कैसी है प्यारी प्यारी उर्दू ज़बान हमारी, फूलों के जैसी क्यारी, फूलों के जैसे क्यारी उर्दू ज़बान हमारी। तो यहाँ पर जो हमारी ज़बान उर्दू है, जिसको स्पेशली आपके इस मंजिल एकेडमी चैनल ने हाईलाइट किया है अपनी मदद से, फुल है मतलब जो कंटेंट है उर्दू को लेकर वो तैयार कर रही है। तो उर्दू ज़बान हमारी क्यों है भाई? क्योंकि ये बहुत ही प्यारी है, और उर्दू ज़बान हमारी है। और फूलों के जैसी क्यारी, यानी कि जो क्यारियाँ बनी हुई रहती है ना दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके से फूलों की जो क्यारियाँ बनी हुई रहती है इस तरफ, तो फूलों की क्यारी जैसी है वो हमारी ज़बान है, वो उर्दू है। और फूले फले हमेशा बाग़ जहाँ में यारब, सभी एक तरह से हाथ फैला कर ये दुआ करते हैं इस ज़बान के लिए कि फूले फले हमेशा बाग़ जहाँ में यारब, हो हर ज़बां पे जारी उर्दू ज़बां हमारी। ये आप सब लोग अपने दिल से एक बार ये दुआ करें कि इस उर्दू ज़बान के लिए आप सब लोगों को सच्चे दिल से ये लाइन बोलनी है कि फूले या खुदा
ये जो ज़बान है हमारी, ये हमेशा फलती रहे, फूलती रहे और बाग़ जहाँ में यानी कि इस पूरी दुनिया में ए परवरदिगार आलम, ये जो हमारी उर्दू ज़बान है ये हमेशा फलती फूलती रहे और हर ज़बान दुनिया का चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कहाँ का भी रहने वाला हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, और उसके हर इंसान की जो ज़बान पे वो हमारी ज़बान उर्दू होनी चाहिए। ये दुआ करो आप सब लोग भी। भारत है इसका मस्कन, भारत है इसका गुलशन, भारत की है दुलारी, उर्दू ज़बां हमारी। दोस्तों ये इसीलिए शायर इस नज़म के अंदर इसमें उर्दू ज़बान को इतना महत्वपूर्ण दर्जा दे रहा है, क्योंकि ये जो उर्दू है इसकी जो पैदाइश है वो भारत ही है दोस्तों। ये कहीं बाहर से पली बड़ी नहीं है, उर्दू ज़बान कहीं बाहर से नहीं आई है हमारे इस देश में, बस इसी देश में पैदा हुई है, इसी देश में तरक्की पाई है और इसी देश में आज बोली जा रही है। तो शायर इसीलिए कहता है कि ये ज़बान जो है वो हमेशा फलती फूलती रहे, क्योंकि ये ज़बान हमारे हिंदुस्तान की है, कहीं दूसरे देश की नहीं है। तो भारत है इसका मस्कन, यानी कि भारत ही इसकी पैदाइश है और भारत ही इसका गुलशन है, भारत ही इसका बाग बगीचा है, भारत की ही ये दुलारी है, भारत की ही ये मतलब लाडली है उर्दू ज़बान हमारी। यही हमारी ज़बान जो है वो उर्दू है। आखिरी शेर है, जड़ते हैं फूल मुँह से, गुलता है रस फ़िज़ा में, जब हो ज़बां पे जारी, उर्दू ज़बां हमारी। दोस्तों ये एक प्रैक्टिकल है, चाहे उर्दू, चाहे अपने अच्छा स्पीकर अगर कोई भी होता है ना, अच्छा स्पीकर हो, चाहे अच्छा राइटर हो, चाहे अच्छा संगीतकार हो और चाहे अच्छा एक्टर हो, उन सब की शब्दावली में अगर उर्दू लफ्ज़ नहीं होगा ना तो 1% भी चांस नहीं है कि वो कोई चीज़ हिट होगी या सुपर हिट होगी। उर्दू के अंदर कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने इतनी मिठास पैदा की है कि बोलने वाला इस तरीके से अगर कोई उर्दू बोल रहा है तो उसके मुंह से इस तरीके से लगता है जैसे कोई फूल गिर रहे हों, जैसे कोई फूल गिर रहे हों, और ऐसा लगता है जैसे कोई फ़िज़ा के अंदर, हवा के अंदर कोई रस घुल गया हो। जब भी कोई उर्दू बोलता है तो उसकी ज़बान पे, जब भी कोई उर्दू बोलता है, जारी होती है ज़बान, तो इस तरीके से लगता है जैसे उसके मुँह से कोई फूल जल रहे हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज हम अंग्रेज़ों की औलादें बनकर फिरते रहते हैं। आज हम बोलते हैं जैसे कोई जाने वाला होता है या जैसे हमसे कोई मिल रहा है तो हम क्या बोलते हैं, हाय, हेलो। क्या माना हुआ इसका? अगर उसकी जगह हम उर्दू का इस्तेमाल करें, जैसे बोलते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो इसके अंदर ना केवल ये उससे मिलने वाले के लिए एक मतलब पहल है, बल्कि इसके अंदर दुआया कलाम भी है। अस्सलामु अलैकुम यानी कि सलामत रहो तुम, खुदा पाक परवरदिगार तुम्हें हमेशा सलामत रखे, व रहमतुल्लाहि और अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम व करम भी रखे, व बरकातुहू और आपके ऊपर बरकत भी रखे। अगर इसी तरीके से आजकल हम जैसे कोई हमसे विदा ले रहा है, हम छोटे छोटे बच्चों को सिखा रहे बाय बाय, ये क्या है बाय बाय? बदलाव करो यार मेरे दोस्तों, बदलाव करना पड़ेगा हमें इन चीज़ों से। इसी की जगह अगर हम उन बच्चों को सिखाएं कि बेटा आप बाय बाय की जगह आप बोलो खुदा हाफिज़, कितना खूबसूरत लफ्ज़ है ये। और इसका माना देखो आप कि आप जा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, खुदा हाफिज़, खुदा आपकी हिफाजत करेगा। क्या करेगा? खुदा आपकी हिफाजत करेगा। तो दोस्तों इसमें हमें चेंज, इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा दोस्तों, हमें अंग्रेज़ों की औलाद नहीं बननी है। मुश्किल अल्फाज समझते हैं, क्यारी खेत या बाग में बनाए गए छोटे छोटे हिस्से होते हैं ना दोस्तों, इस तरीके से बनाते हैं ना, वो क्यारी बनाते हैं। फलना फूलना तरक्की करना, बाग है जहाँ मतलब दुनिया का बाग, मुराद पूरी दुनिया। या रब, ए अल्लाह, ए परवरदिगार। मस्कन का माना रहने की जगह, घर या मकान, तो उर्दू जो ज़बान है उसका मस्कन जो है वो हिंदुस्तानी है दोस्तों। गुलशन का माना बाग, फुलवारी या चमन। दुलारी मतलब प्यारी या लाडली। प्यारी या लाडली कौन है? जो अपने हिंदुस्तान की ज़बान है वो उर्दू है, बेचारी यहीं पे पली बड़ी है, यहीं पे तरक्की याफ्ता है। मुँह से फूल जड़ना यानी कि अच्छी और मीठी बातें करना। फ़ज़ा का माना माहौल। फूलों की क्यारी किसे कहा गया है भाई? उर्दू ज़बान को कहा गया है। फूलों की क्यारी किसे कहा गया है? उर्दू ज़बान को। दूसरे शेर में शायर किस बात की दुआ करता है? शायर उर्दू ज़बान में मतलब उर्दू ज़बान की पूरी दुनिया के अंदर तरक्की हो, इस नीयत से शायर दुआ करता है। उर्दू का भारत से क्या रिश्ता है? बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है भाई। उर्दू की तो जननी हिंदुस्तान है, उर्दू तो पैदा ही हिंदुस्तानी में हुई है, और इससे ज़्यादा क्या रिश्ता होगा। आखिरी शेर में उर्दू ज़बान की क्या खूबी बयान की गई है? उर्दू ज़बान की खूबी जो है वो इस तरीके से बयान की है कि उर्दू ज़बान इतनी मीठी और रसीली होती है कि जब भी कोई बंदा उर्दू बोलता है
तो उसके मुंह से ऐसे लगता है जैसे कोई फूल जल रहे हों। नीचे लिखे हुए मिसरों को सही लफ्ज़ से मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पहले आपके खालिस्तान आई है, तो इसको दोस्तों फूलों की जैसे क्यारी उर्दू ज़बान हमारी, फूलों के जैसी, ये आपके नज़म से संबंधित खालिस्तान है दोस्तों। अगर कोई नहीं समझ में आए तो आप इसको ऊपर लेकर वीडियो को देख भी सकते हैं। और फले फूल हमेशा बाग जहाँ यारब, जहाँ यारब, यहाँ मका नहीं आएगा। भारत है इसका मस्कन, क्या है? मस्कन। भारत है इसका गुलशन। इसी तरीके से आखिर के अंदर आते हैं, जड़ते हैं फूल मुँह से और गुलता है रस फज़ा में। आप इस्म की तारीफ़ पढ़ चुके हैं, ध्यान से समझना, आप इस्म की तारीफ़ पढ़ चुके हैं और उसकी मदद से इस नज़म से 5 तलाश करिए। अब आप याद कीजिए, इस्म की तारीफ़ हमने क्या पढ़ी थी? इस्म यानी कि किसी भी जगह का नाम हो, किसी भी इंसान का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, तो उसे क्या बोलेंगे? इस्म बोलेंगे। इंग्लिश के अंदर इसको नाउन बोलते हैं, हिंदी के अंदर इसको वर्ब बोलते हैं। तो इस नज़म से अगर जैसे मान लो कि मैं इस्म आपको लिखूँ, एक तो फूल, ये इस्म है आपके, एक भारत नाम आया है, ये भी इस्म है आपके, बाग नाम आया है, ये भी इस्म है, क्यारी नाम आया है, ये भी इस्म है। ठीक है, खुशखत लिखना है, क्यारी। इसी तरीके से हमेशा, हमेशा हो गया। मस्कन, मीम सीन काफ नून, मस्कन। और फिर गुलशन, गाफ लाम शीन नून, गुलशन। और आखिर में है आपके फ़ज़ा। फ़ज़ा का माना हो गया दोस्तों माहौल। और अब है दोस्तों आपके लास्ट एंड फाइनल लेक्चर कक्षा 7 का, चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर की सैर। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अगले हफ्ते हम चिड़ियाघर की सैर को जाएंगे, उस्ताद ने जमात में ऐलान कर दिया। बहुत ही खुशी होती है जब बच्चों के सामने ये ऐलान कर दिया जाता है कि जब बच्चों हम फ़लानी तारीख को घूमने जाएंगे। तब से बच्चे मतलब उस तारीख के इंतज़ार में ऐसे इंतज़ार करते रहते हैं जैसे मतलब कुछ पहले कभी कुछ मिला ही नहीं हो, इस तरीके से। तो जैसे ही उस्ताद ने जमात में ऐलान किया कि पहले हम स्कूल की बस से नदी तक जाएंगे और कश्ती पर बैठकर नदी पार करेंगे और वहाँ से चिड़ियाघर जाएंगे। उस्ताद ने जैसे ही बच्चों को सारी तफसील बताई, खुशी से सबका दिल बाग बाग हो गया। अब क्या था, सभी बच्चे अगले हफ्ते का बेचैनी से इंतज़ार करने लगे। अब उनके एक एक दिन ऐसा लग रहा था जैसे एक एक महीना हो, क्योंकि जब बच्चों को क्या, आप भी जैसे अभी अगर घूमने का प्लान बनाते हो और अगर आपका टिकट कंफर्म हो जाता है घूमने के लिए, तो आपको मतलब बेचैन हो जाते हो आप भी खुद भी कि यार कब वो तारीख आएगी, कब वहाँ पर घूमने जाएंगे। प्रोग्राम के मुताबिक बच्चे सुबह सुबह स्कूल आ गए। ठीक 8 बजे बस रवाना हो गई घूमने जाने वालों के लिए। दरिया पर पहुंचकर सभी बच्चे खुशी खुशी कश्ती में सवार हो गए। यहाँ ना तो शोर था, ना गाड़ियों की तेज़ आवाज़ें थी और ना ही उनसे निकलने वाली धुएं से दम घुटने का माहौल भी था। उस्ताद ने बच्चों से पूछा, तुम्हें दरिया में सफ़र करते वक्त कैसा महसूस हो रहा है? तो फिर वो बच्चे जवाब देते हैं। उनमें से एक बच्चा है अख्तर। अख्तर ने कहा, यहाँ तो साफ़ सुथरा माहौल है, हमें यहाँ सांस लेने में ज़्यादा आसानी हो रही है। उस्ताद ने बताया कि इसकी वजह यहाँ का साफ़ सुथरा माहौल है। शहरों में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और आवाज़ों से फ़ज़ा आलूदा हो जाती है, फ़िज़ा आलूदा हो जाती है। दोस्तों, एक होता है फ़ज़ा और एक होता है फ़िज़ा, यानी कि आपके फ़ज़ा का माहौल के माने में आता है और फ़िज़ा का एक तरीके से हवा के माने में भी आता है। इसलिए हमें सांस लेने और एक दूसरे की आवाज़ सुनने में दुश्वारी होती है। नौशाबे, जो बहुत देर से खामोश थी नौशाबे, कहने लगी कि हमने माहौलियत की किताब में पढ़ा है कि अच्छी सेहत के लिए माहौल और फ़िज़ा का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। नौशाबा एक लड़की का नाम है। माहौल और फ़िज़ा क्या है? सूफिया ने पूछा। फिर हवा, पानी, पेड़ पौधे और आसपास की चीज़ों को ही माहौल या फ़ज़ा कहते हैं, फ़ज़ा। बच्चे कश्ती से उतरकर चिड़ियाघर पहुँचे। चिड़ियाघर का मंजर बहुत खूबसूरत था। यहाँ सभी ने तरह तरह के जानवर और चिड़ियाएँ देखी। हाथी, गेंडा, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, भालू, बंदर, शेर, लोमड़ी, गिलहरी, तोता, मैना, मोर, बगुला, बुलबुल और बया और उल्लू। शाम होने से पहले सारे बच्चे स्कूल आ गए और स्कूल में बच्चों के वालिदैन उनका इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, तो ये था सबक। तो कुछ मुश्किल लफ्ज़ हैं। सैर करना का माना हो गया घूमना या तफरी करना। जमात का माना हो गया क्लासरूम। ठीक है,
शिद्दत का माना वही पहले भी आ चुका है, ज़्यादती। शोर का माना हंगामा। फ़ज़ा का माना माहौल। आलूदा का माना गंदा होना। दुश्वारी का माना हो गया मुश्किल। और मंज़र का माना हो गया नज़ारे, फितरी माहौल यानी कि कुदरती माहौल। सोचिए और बताइए भाई। उस्ताद ने जमात में क्या ऐलान किया? जमात में ऐलान किया कि हम अगले हफ्ते चिड़ियाघर जो है घूमने जाएंगे। और दूसरा सवाल है, बच्चे सैर के लिए कहाँ गए? बच्चे सैर के लिए चिड़ियाघर गए। चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर थे? चिड़ियाघर के अंदर तीसरा सवाल छूट गया है। माहौल या फ़िज़ा से क्या मुराद है? माहौल या फ़ज़ा से मुराद है कि हवा, पानी और पेड़ पौधे, आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हवा या माहौल में, फ़ज़ा या माहौल में आती है। चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर थे? चिड़ियाघर में हाथी था, गेंडा था, दरियाई घोड़े थे, मगरमच्छ भी थे और भी जानवर थे। बच्चे चिड़ियाघर में हैरान क्यों थे? मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पर जानवर भी थे और रंग बिरंगी वहाँ पर चिड़ियाएँ भी थी। इन सब को देखकर बच्चे हैरान थे। नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए। अगले हफ्ते हम चिड़ियाघर की कहाँ क्या करेंगे? सैर को जाएंगे, घूमने जाएंगे भाई। खुशी से सबका दिल क्या हो गया? बाग बाग हो गया। खुशी से सबका दिल बाग बाग हो गया। आगे बढ़ते हैं। शहरों में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और आवाज़ों से फ़ज़ा क्या हो जाती है? आलूदा हो जाती है, मतलब ख़राब हो जाती है। और अच्छी सेहत के लिए क्या ज़रूरी है दोस्तों? माहौल और फ़ज़ा का साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल में बच्चों के कौन इंतज़ार कर रहे थे? वालिदैन इंतज़ार कर रहे थे। नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। सैर, अगले हफ्ते हम सैर को जाएंगे। कश्ती, यानी कि कश्ती जो है वो पानी में चलती है। माहौल, यानी कि हमारे आसपास का माहौल साफ़ है। आलूदा, हमें अपने स्कूल को आलूदा नहीं करना चाहिए। मंज़र, कुदरती मंज़र जो है वो बहुत खूबसूरत होते हैं। इन जुमलों को गौर से पढ़िए भाई। अरशद का कलम लाल है। अरशद का कलम लाल है। मेरे उस्ताद ख़त लिख रहे हैं और मैं एक अच्छा तालिब इल्म बनूंगा। मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। ऊपर के जुमलों में मैं, लाल और अच्छा एक सिफ़त हैं, जबकि लिख रहे हैं और जाता हूँ ये फ़ेल हैं। बहुत अच्छे से इसको डिटेल में हमने जो इसका पार्ट पहला पढ़ा था उसमें अच्छे से इसका तफसील से हमने इसका स्टडी कर लिया था। मिसाल के मुताबिक नीचे दिए गए जुमलों से फ़ेल और सिफ़त को अलग अलग करके लिखिए। दिल्ली एक बड़ा शहर है। तो बड़ा शहर, तो बड़ा क्या है दोस्तों? यहाँ पर बड़ा हो गया आपके सिफ़त, शहर क्या हो गया? इस्म। बड़ा क्या हो गया? सिफ़त, शहर क्या हो गया? इस्म। आसमान में हवाई जहाज़ उड़ता है। तो यहाँ पर हमें देखो दोस्तों पूछा क्या है इस सवाल में? फ़ेल और सिफ़त अलग अलग करनी है, ठीक है। इस्म वैसे मैं बता रहा हूँ, इसमें पूछा नहीं है आपके। एक मिनट, हाँ। तो आसमान में हवाई जहाज़ उड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस जो आप सोच रहे होंगे कि जो पहले वाला लफ्ज़ है इसके अंदर फ़ेल तो है ही नहीं, तो कहाँ से बताऊँ दोस्तों? दिल्ली एक बड़ा शहर है, बड़ा ये शहर की सिफ़त बयान कर रहा है तो शहर इस्म हो गया और बड़ा जो है वो आपकी सिफ़त हो गई। आसमान में, आसमान भी एक इस्म ही है और हवाई जहाज़ भी एक इस्म ही है। उड़ता है, तो यहाँ पर उड़ता है ये एक फ़ेल है दोस्तों। उड़ता क्या है? फ़ेल है। यहाँ पे सिफ़त नहीं है सेंटेंस में। उर्दू एक मीठी ज़बान है। उर्दू भी इस्म है और मीठी ये एक सिफ़त है दोस्तों। मीठी क्या है? सिफ़त है। क्या है? और ज़बान एक इस्म है, इसमें भी फ़ेल नहीं है। फिर है मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। हिंदुस्तान क्या है? इस्म है। रहता हूँ ये क्या है? फ़ेल है। रहता हूँ ये क्या है? फ़ेल है। सुबह सवेरे उठना सेहत के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर उठना, सुबह सवेरे उठना ये फ़ेल है और अच्छा यहाँ पर सिफ़त है। क्या है? अच्छा यहाँ पर सिफ़त है और सेहत या सुबह ये सब इस्म है दोस्तों। पिकनिक जाने से खुशी मिलती है। तो यहाँ पर एक तो दोस्तों जाना ये आया है, ये फ़ेल है आपके, और खुशी जो है वो सिफ़त है। मिलती है, मिलना ये फ़ेल है। जाना फ़ेल है, खुशी सिफ़त है, मिलना फ़ेल है, ठीक है। और आसमान पर चांद चमक रहे हैं। आसमान इस्म हो गया, चांद भी इस्म हो गया। चमकना क्या है दोस्तों? चमकना, चमक रहा है। दोनों दोस्तों देखो, रहा है तो चमकदार ये तो सिफ़त हो गई और रहा है ये आपके फ़ेल हो गया। सूरज बहुत गर्म होता है। सूरज इस्म हो गया, बहुत सिफ़त हो गया और गर्म होना यहाँ पर ये फ़ेल हो गया।
नीचे दिए गए लफ्ज़ों को हिंदी से उर्दू में खुशखत लिखिए। भाई ये तो आपकी रीट में तो वैसे नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं एक बार, आखिरी चैप्टर है वैसे भी। नदी, इसको उर्दू में कैसे लिखेंगे? ऐसे, नून दाल ये नदी। कश्ती, कश्ती को उर्दू में काफ शीन बड़ा ते ये कश्ती। और फिर वालिदैन, वाव अलिफ लाम दाल ये नून वालिदैन, ठीक है। और माहौल, ये आ गया मीम है सॉरी अलिफ है वाव लाम माहौल। फिर दिल बाग बाग होना, ये तो आपके जो मुश्किल लफ्ज़ है उसमें भी मिल जाएगा। महसूस, मीम है सीन वाव सीन महसूस। फिर आता है उस्ताद, अलिफ सीन ते अलिफ दाल उस्ताद। तफसील, ते फ़े स्वाद ये लाम, ये ते फ़े स्वाद ये लाम तफसील। और फिर आता है फूले नहीं समाना, तो फूले नहीं समाना, ये फ़े वाव लाम ये फूले, ये नहीं ये समाना, सीन मीम अलिफ नून अलिफ समाना। फ़िज़ा, फ़े द्वाद ये फ़िज़ा। खामोश, ये आपके आ गया खे अलिफ मीम वाव और शीन खामोश। खुशकत है दोस्तों आपके जमाअत, ये आपके आ गया जमाअत। जीम मीम ऐन ते जमाअत। पिकनिक, पे काफ नून काफ पिकनिक। महसूस, मीम है सीन वाव सीन महसूस। मुतवज्जो, मीम ते वाव जे मुतवज्जो। मंज़र, मीम नून ज़ोए रे मंज़र। तो दोस्तों ये आपके कंप्लीट वीडियो सीरीज कक्षा 7 की जो बुक थी उसको हमने डीपली रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया है। दोस्तों मैं नहीं कहता कि इसको आप नोट्स बनाओ, बस इसको एक बार देखें ज़रूर पूरे वीडियो लेक्चर सीरीज़ को। ज़्यादा समय नहीं लिया है, कक्षा 7 की बुक्स है, वो सिर्फ मात्र 3 घंटे के अंदर यानी 3 से 3.5 घंटे के अंदर आपके पूरी कंप्लीट आपका जो उर्दू का जो बेस है वो उससे मजबूत भी बनेगा। रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे मुतज़ाद हो, मुतरादिफ हो, वाहिद जमा हो, मुज़क्कर मुअन्नस हो, अल्फाज माने हो, इमला हो, इनको लेकर पैराग्राफ को लेकर आपके सारे जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसमें बहुत मदद मिलेगी आपको। दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करें, और अगर पसंद आए तो एक गुजारिश हमेशा करता हूँ, बस चैनल को और ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा जोड़े लोगों को, ठीक है। और अब आगे किस क्लास का लेक्चर शुरू करें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। कोई कीमती सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में वो भी करें। दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।